हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में शायद राहुल गांधी ऐसे एकमात्र नेता हैं जिन्हें हमेशा अपने और दूसरों की जाति को लेकर कंफ्यूजन रहता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर, माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। करना करिए। अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। सॉरी। इंदिरा गांधी के जमाने में कांग्रेस का नारा था, ना जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। आज उसी इंदिरा फिरोज गांधी के पोते और हिंदुस्तान के सबसे बड़े बालक बुद्धि सेकुलर प्रजाति के समुदाय के ब्रांड एम्बेसडर और सो कॉल्ड कट्टर और ईमानदार नेता राहुल गांधी हर किसी से उनकी जाति पूछ रहे हैं। अक्टूबर 2009 में जब राहुल गांधी कांग्रेस के महासचिव थे, तब उन्होंने कहा था कि मैं जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखता हूँ, और साथ ही में कहा था कि गरीब और अमीर के बीच एकमात्र अंतर अवसरों का होता है। ये अलग बात है कि आज तक इन्हें प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। Press sees me as staying with Dalits. I don't see myself as staying with Dalits. This is I see myself as going to a human being's house. I don't see it as a Dalit or a upper caste or lower caste. As far as I'm concerned, there is a poor human being and I'm going to his house. And by the way, I go to poor people's houses, whether they are Dalits, upper caste, minority, anybody. And I spend nights in people's houses who are non-Dalits. So this differentiation occurs in the media. It doesn't occur in my mind. I personally don't believe in the caste system. I believe that whether you're a Dalit or upper caste, you're the same. The only difference, as far as I can see, between a poor person and a rich person is opportunity. So this frame of Dalit is your frame, it's not my frame. Okay? My frame is that every single Indian is equal. वही राहुल गांधी आज कहते हैं कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं। लेकिन मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं। हम आरक्षण को 50% की सीमा से आगे लेकर जाएंगे। मतलब हद है भाई, ये सच में पप्पू ही है। अच्छा सॉरी। फिर राम सेतु को काल्पनिक बताने वालों ने जब राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ, तब उन्होंने कहा कि हम बहुत बड़े वाले राम भक्त हैं और हम भी चाहते हैं कि राम मंदिर बने। लेकिन उसी कांग्रेस को जब राम मंदिर का उद्घाटन समारोह में आने का न्योता मिला, तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि इन्हें लगा कि ऐसा करने से शायद दोगलापन जाहिर हो जाएगा। और भाई, इनके कठपुतली राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो गजब का बहाना बनाया। उन्होंने कहा कि मैं एक दलित हूं और मेरे जाने से भाजपा के लोगों को दिक्कत हो सकती थी, इसलिए मैं वहां पर नहीं गया। अगर मैं भी जाता तो मेरी हालत क्या होती, क्योंकि वो अरे दलित आया इसलिए शुद्धिकरण पड़ेगा। पहले पत्थर से लेकर आखिरी भगवान तक शुद्धिकरण करना पड़ता, क्योंकि मैं चलते अगर जाता तो अरे यहाँ पैर रखा, वहां पानी डालो, गंगा जल डालो, वहां रखो, भगवान तक मैं पहुंच ही नहीं सकता था। मतलब यहाँ पर भी जातिवाद। खैर, गलती इनकी भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ मुगलों का ही इतिहास पढ़ा है। अब जो बच्चा मुगलों के रंगीन कहानियों को पढ़ते हुए जवान हुआ है, तो फिर जाहिर सी बात है कि उससे क्या ही उम्मीद रखना, क्योंकि बालक थोड़ा मंदबुद्धि है, गलती हो जाती है। मतलब हमेशा से देश को जात पात धर्म समुदाय में बांटने वाली कांग्रेस पार्टी के राजकुमार राहुल गांधी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में बयान देते हैं कि जब भारत एक निष्पक्ष जगह बन जाएगा तो कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के ऊपर विचार करेगी। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. मतलब पहले तो इनके पूर्वजों ने राजनीति के चक्कर में उनकी बैंड बजाई और रही सही कसर को ये पूरा करने में लगे हुए हैं। राहुल ने कहा कि भारत अभी निष्पक्ष जगह नहीं है। भारत में 90% आबादी दलित, पिछड़ों और आदिवासियों की है, लेकिन उन्हें उनका सम्मान नहीं मिला। अरे भाई, आपके खानदान में कितना सम्मान मिला है, जरा पहले वो तो बताइए, याद तो दिलाइए। अब क्योंकि ये जो इंसान है, इनके मुंह में बवासीर है, तो ये जब भी मुंह खोलते हैं तो कुछ न कुछ बेहतरीन ही बोलते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि आप भारतीय मीडिया को देखते हैं तो आपको यह पता चलेगा कि यहाँ भी अपर कास्ट का ही संरक्षण है। सिनेमा हो या खेल जगत हो, इतिहासकार हो या उपन्यास हो, हर जगह बड़ी जाति के लोग ही कुर्सी पर बैठे हुए हैं। भारत के 200 से अधिक व्यवसाय में देश के 90% आबादी यानी कि पिछड़ों का कोई
स्वामित्व नहीं है, मतलब इन्हें व्यापार में भी आरक्षण चाहिए। शीर्ष अदालत में इनकी कोई भागीदारी नहीं है और मीडिया एवं फैशन इंडस्ट्री में तो इनको कोई पूछता भी नहीं है। और तो और सोशल मीडिया पर भी बड़े जात वालों का कब्जा जमा रखा है। You find only people from the upper caste. Same with the Indian media. If you look at media, you'd find that it's the preserve of upper caste. You look at the influencers on social media, you look at the big columnists, you look at the people who control the media infrastructure. Again, it's the same issue, right? मतलब इनको अब सोशल मीडिया पर भी आरक्षण चाहिए। यानी कि इनके कहने का तात्पर्य है कि सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन जैसे ऐप पर पहले आरक्षण का कोटा निर्धारित करते हुए पिछड़ी जाति के लोगों के वीडियोस को प्रमोट करें और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत मूड अच्छा हो तो अपर कास्ट के क्रिएटर के वीडियोस को भी अपने प्लेटफॉर्म पर जगह दे दें। या फिर यह भी हो सकता है कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनते ही सभी क्रिएटर के बीच में जाति प्रमाण पत्र वितरित करेंगे और कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे जहां पर सभी क्रिएटर को वीडियोस अपलोड करने से पहले अपने जाति प्रमाण पत्र को ऐप पर अपलोड करना होगा और उसके बाद सरकार की देखरेख में एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो यह डिसाइड करेगा कि किस जाति के लोगों की वीडियोस को सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करना चाहिए और उनको प्रमोट करना चाहिए और किस वीडियो को कितना रेवेन्यू जनरेट होगा वो भी जाति के आधार पर डिसाइड किया जाएगा। अरे भाई मतलब ये है क्या, आखिर कहना क्या चाहते हो? मैं खुद क्षत्रिय ओबीसी हूँ और मैं ऐसी चीज़ें कभी नहीं चाहता कि ऐसी चीज़ें कभी हो, क्योंकि फिर जो टैलेंट है वो मर जाएगा। राहुल गांधी ने इससे पहले भी कहा था कि क्या आपने कभी किसी दलित, आदिवासी या ओबीसी लड़की को मिस इंडिया में भाग लेते हुए देखा है? अब इनको कौन समझाए कि मिस इंडिया कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं जो कि उनको आरक्षण के आधार पर मिले। यह तो एक निजी प्रतियोगिता है जिसमें कोई भी भारतीय महिला भाग ले सकती है। अब जिस इंसान के ज्ञान का स्तर ही इतना हाई हो तो उससे और क्या ही उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। अब चूंकि बात यहाँ जात पात की हो रही है तो जाहिर सी बात है कि जात पात की राजनीति करने वाले नेताओं को राहुल की बात कुछ हजम नहीं हो पा रही है। जैसे राहुल गांधी के परम मित्र अखिलेश यादव की आदरणीय सम्मानित बुआ मायावती ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा था कि कृपया राहुल गांधी पिछड़ों की बात तो ना ही करें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि उनकी पार्टी वर्षों से SC, ST और OBC के आरक्षण को खत्म करने की साजिश में लगी हुई है। और उसके साथ ही मायावती यह भी कहती हैं कि दलितों के घरों से लौटने के बाद राहुल गांधी दिल्ली पहुंचकर एक विशेष प्रकार के साबुन से नहाते हैं। तो भाई ये है राहुल गांधी जी का दलित प्रेम। अपने आप को कश्मीरी दत्तात्रेय ब्राह्मण बताने वाले राहुल गांधी जी बजट के दौरान हलवा सेरेमनी में ये पूछते हैं कि हलवा बनाने वाले लोग किस जाति से हैं, और वही जब पार्लियामेंट में सांसद अनुराग ठाकुर ने उनसे उनकी जाति पूछ ली तो इनको मिर्ची लग गई। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर, स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? कल तो यही कांग्रेस प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे ब्रह्मांड को छाती पीट पीट कर बता रहे थे कि राहुल गांधी किस धर्म और किस जात से ताल्लुक रखते हैं। 2017 के चुनाव के दौरान जब राहुल गांधी सोमनाथ मंदिर पहुंचे तब मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाले गैर हिंदुओं के रजिस्टर में राहुल गांधी ने अपना नाम दर्ज करवाया था। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कोई पंडित व्यक्ति मंदिर में जाने के दौरान अपना नाम दूसरे धर्म के रजिस्टर में क्यों लिखवाएगा? भाई जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कोई भी पंडित ऐसा कभी नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई पंडित के रूप में खंडित हो तो जरूर ऐसा कर सकता है। खैर छोड़ो यार, ज़्यादा बोलूंगा तो फिर विवाद हो जाएगा। अब इस एक्सीडेंटल हिंदू यानी कश्मीरी पंडित जी को यहाँ तक ये भी नहीं मालूम है कि अभिमन्यु को कितने महारथियों ने मिलकर मारा था। इन्होंने सांसद में कहा कि अभिमन्यु को 6 महारथियों ने मिलकर मारा था, जबकि सच्चाई तो यह है कि अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मिलकर मारा था। तो यह है इनका आधा अधूरा ज्ञान। जिस इंसान को अपनी जाति, अपने धर्म, अपने वेद, पुराण, पंथ और समुदाय का ज्ञान नहीं हो, वो इंसान अगर किसी को जाति पे ज्ञान दे तो कितना हास्यास्पद लगता है। खैर, जिस बालक के मार्गदर्शन सैम पित्रोदा और जॉर्ज सोरोस जैसे इंसान हो, उस इंसान से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। नमस्कार।